गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजकमल गुप्ता और हमने फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग 60% पोर्शन को कंप्लीट कर रखा है। थर्मोडायनेमिक्स हमारी फिनिश हो चुकी है। आज हम बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री पर, राइट? बड़े ध्यान से समझना। पहले मैं आपको बता दूं कि थर्मोकेमिस्ट्री इज गेम ऑफ डेफिनेशन। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो थर्मोकेमिस्ट्री समझने के लिए बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप दिमाग को शांत करके चीज़ों को सुनते रहिएगा। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कुछ तो भी क्वेश्चन आएगा, उस फॉर्मूले का यूज़ करोगे और आप आंसर निकाल दोगे ना। एनालिटिकल ब्रेन का आपको यूज़ करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्शन को अरेंज करना पड़ेगा और डिजायर इक्वेशन बना के वहाँ पर एंथैल्पी की सेटिंग करनी होगी। समझ में आई क्या बात? तो चलिए फिर से एक बार हमारे इस महफिल में आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम इन थर्मोकेमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं। आइए, थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या बातें करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं। व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? सबसे पहले तो ये बात करते हैं। देखिएगा, थर्मोडायनेमिक और थर्मोकेमिस्ट्री में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों में हम पढ़ने वाले हैं हीट के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? हीट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हीट का मोशन पढ़ते थे। यहां पर कितनी हीट इन्वॉल्व होगी, कितनी हीट एक्सचेंज होगी, किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ये बातें हमें सीखना है। किसके बीच में बेटा? सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। या फिर आप यूं भी बोल सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में कितनी हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, इसके बारे में भी हम समझ सकते हैं। समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ गए? क्लियर? तो देख लीजिएगा, डेफिनेशन ऑलरेडी हमने आपके लिए डिजाइन करके रखी हुई है, थोड़ा ध्यान से सीख लीजिएगा। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं थर्मोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन की। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ द ट्रांसफर ऑफ हीट, डील्स विथ transfer of heat, deals with transfer of heat, deals with transfer of heat between system and surrounding, system and surrounding when phase change का मतलब क्या होता है? कोई रिएक्शन सॉलिड से लिक्विड में जाए, लिक्विड से गैस में जाए और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्या होगा? फेज चेंज होगा, या फिर जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होंगी, टेक्स प्लेस, है ना? तो इस तरीके से हमें थर्मोकेमिस्ट्री को डील करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहां पर आपको एक और हेडिंग दिख रही है जिसका नाम क्या है? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। क्या नाम है बेटा? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। क्या नाम है? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? ध्यान समझिए, ये केमिकल रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट आपको दिखनी चाहिए। कौन सी तीन बातें? नंबर वन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, हमेशा वो बैलेंस्ड होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उसमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए। एंड नंबर लास्ट, उसमें हीट कितनी इन्वॉल्व है वो गिवन होनी चाहिए। मेरी बात समझिएगा? तीन बात, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। नंबर टू, उसमें फिजिकल स्टेट गिवन होना चाहिए, सॉलिड और सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, किसकी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। और उस रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी रिलीज हो रही है, ये गिवन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से दिखेगा, एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, देखना ध्यान से। ये KClO3 अगर हम लें, ट्वाइस ले लेते हैं, ये होता कैसा है? सॉलिड। और इससे हम बना देते हैं ट्वाइस KCl, होता कैसा है ये? सॉलिड। और बन जाएगा थ्राइस ऑफ O2 गैस। ठीक है, और यहां पर कुछ ना कुछ हीट आपको गिवन होगी। डाटा याद नहीं है तो सिर्फ हम x किलो जूल पर मोल लिख देता हूं। ठीक, समझे क्या बात को? तो ये इस तरीके से है, इस तरीके से आपको गिवन है। आप सबसे पहले देखिए क्या क्या इन्फॉर्म देगी, देखिएगा यहां पर लिख देता हूं, थर्मो केमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन inform about, inform about, inform about नंबर वन, बैलेंस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड। क्या बैलेंस्ड है ये?
दो पोटेशियम, दो क्लोरीन और 6 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है सर, ठीक है। नंबर 2, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट गिवन होना चाहिए, तो लिख देता हूं यहां पर। क्या यहां पर फिजिकल स्टेट गिवन है? क्या फिजिकल स्टेट क्या गिवन है? हाँ जी सर गिवन है, देखो सॉलिड, सॉलिड, गैस। एंड नंबर 3 क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? यहां पर होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन होना चाहिए। एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन होना चाहिए। अगर ये बातें आपकी गिवन हैं तो ये बिल्कुल आपकी थर्मोकेमिकल रिएक्शन होगी, ये बिल्कुल थर्मोकेमिकल रिएक्शन होगी। बात समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे, नोट कर लिए, वीडियो को रोकिए, नोट करिए और आगे बढ़िए। ओके मेरे दोस्त, कोई समस्या? आ जाइए, आगे चलते हैं दोस्त। यहां पर थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर टू टाइप। थर्मोकेमिकल रिएक्शन आर टू टाइप। कौन कौन सी? एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, हालांकि हमको इसके बारे में पहले ही सारी बातें पता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनाते समय हीट को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। ऐसी रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनाते समय हीट को क्या कर लें? एब्जॉर्ब कर लें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। लिखता हूं यहां पर डेफिनेशन, देखिएगा डेफिनेशन क्या होगी। रिएक्शन, रिएक्शन which absorb absorbed heat during product formation, during product formation, during product formation। समझ गए? ऐसी रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के समय हीट को क्या कर लें? एब्जॉर्ब कर लें, उन्हें क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बरोबर है? आगे की बात हम समझते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताऊं तो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा। रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? ध्यान से देखना, देखिएगा। ये लीजिए, ये एक रिएक्शन है A प्लस B और इससे क्या बना? C प्लस D बना कि नहीं? और यहां पर हीट क्या लिख दिया जाए? Q, माइनस Q। माइनस Q का मतलब क्या है? यहां पर इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत है। या फिर इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, A प्लस B प्लस Q गिव C प्लस D। बरोबर है कि नहीं? या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, A प्लस B गिव C प्लस D और कॉमा और डेल्टा H यहां पर क्या होएगा पता है क्या? कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। कैसा होएगा? पॉजिटिव होएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलें, बोलो मेरे दोस्त। अब यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनता है। बड़े ध्यान से सुनते जाइए, प्यार से समझिए क्या होगा। देख लिया? अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात की जाए तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। देखना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर किसकी एक्सिस होगी? एनर्जी की। ओके, और यहाँ पर चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। या फिर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? रिएक्शन प्रोग्रेस। क्या लिख सकते हो? रिएक्शन प्रोग्रेस। क्लियर है? और इस तरीके का आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखने को मिलेगा। देखना ध्यान से, एंडोथर्मिक है ना, एंडोथर्मिक, तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। यहां पर कौन है बेटा? रिएक्टेंट। यहां पर कौन है बेटा? प्रोडक्ट। और यहां पर देखिएगा, यहां पर ये कहलाती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये कहलाती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या फिर क्या बेटा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आई क्या बात? अब मेरा क्या कहना है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि जब प्रोडक्ट बन रहा था तब एनर्जी क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। लेकिन कितनी एब्जॉर्ब हुई मेरे दोस्त?
कितनी एब्जॉर्ब हुई, तो हम बोलेंगे सर इतनी ही एब्जॉर्ब हुई है। इधर देखिएगा, ये इतनी ही एब्जॉर्ब हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। और डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, एच पी माइनस एच आर, एच पी माइनस एच आर। समझे क्या, क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को समझ सकते हैं। चूंकि एच पी ज्यादा है, एच आर कम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है। अब यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, एंडोथर्मिक में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका नाम हम बोल देते हैं एंडोथर्मिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोडक्ट। और आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा हूं यहां पर देखो, अगर एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी किसकी ज्यादा होती है बेटा, बोलो एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की। तो आप बोलोगे सर यहां पर तो हमें समझ में आता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। और अगर स्टेबिलिटी की बात आ जाए, अगर स्टेबिलिटी की बात आ जाए तो बताइए, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो यहां पर एनर्जी किसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट की। तो आप यहां क्या बोलोगे कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। मेरी बात समझ में आई क्या, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई, तो हम यहां पर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, देख लीजिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। नंबर वन, नंबर वन, इस दुनिया में जितनी भी डिसोसिएशन रिएक्शन है, इस दुनिया में जितनी भी डिसोसिएशन रिएक्शन है, ऑल आर एंडोथर्मिक। तो लिख देता हूं यहां पर, नंबर वन कौन बेटा, डिसोसिएशन रिएक्शन। कौन सी, डिसोसिएशन, नंबर वन डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। नंबर टू, नंबर टू क्या, फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। बेटा फ्यूजन रिएक्शन का मतलब समझते हो, आइस को पिघलाना फ्यूजन कहलाता है। नंबर थर्ड कौन, देखिएगा नंबर थर्ड, वेपोराइजेशन रिएक्शन, वेपोराइजेशन रिएक्शन, वेपोराइजेशन रिएक्शन। नंबर फोर, सब्लिमेशन रिएक्शन, सब्लिमेशन रिएक्शन, सब्लिमेशन रिएक्शन। एंड नंबर फाइव क्या बेटा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जहां पर ग्लूकोज बनता है, किससे बनता है, CO2 और वाटर से मिलकर, ठीक है ना। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं, ये सारी बातें आपको डिस्क्रिप्टिव मैनर में सिखा दी गई। अब हम आगे की बातें सीखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल डिस्कस करिएगा। आप वीडियो को रोकिए और इतनी बात नोट कर लीजिए, क्लियर। चलिए, हो गया बेटा, आगे बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, किसकी बात करेंगे हम, एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक की तो बात हो गई ना, अब हम किसकी बात करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप नाम से ही पता चल रहा है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनते समय एनर्जी को क्या कर दें, रिलीज कर दें, इमिट कर दें। समझ में आई क्या बात, तो लिखते हैं रिएक्शन, रिएक्शन, reaction which, reaction which released heat, heat during product formation, during product formation, during product formation, during product formation, during product formation। समझ में आई क्या बात। आइए यहां पर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। देखिएगा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन देखो ध्यान से, स्मॉल a प्लस b गिव c प्लस d, और यहां पर क्या, q मतलब हीट, हीट निकल रही है एक्सोथर्मिक।
या फिर इसी को लिख सकते हो A प्लस बी माइनस क्यू गेव C प्लस डी, ये भी आपका एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल हुआ। या फिर A प्लस बी गेव C प्लस डी और कॉमा लगा के डेल्टा H इज इक्वल टू क्या लिख दोगे बताओ, नेगेटिव। डेल्टा H यहां पर कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। बात समझे, कोई दिक्कत तो नहीं, चीजें बहुत आसान है, केवल समझने की जरूरत है। आ जाइए आगे की हम बात करते हैं। अब यहीं पर मैं आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देख लीजिए कि कैसा बनेगा। वापस से वही बातें कि सर ये जो है आपका, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एनर्जी की एक्सिस है और यहाँ पर क्या है, फिजिकल स्टेट चेंज, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो यहाँ लिख देता हूं चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। या फिर दूसरी बात क्या लिख सकते हो, रिएक्शन का प्रोग्रेस। क्या लिख सकते हो बेटा, रिएक्शन का प्रोग्रेस। चलिए किस तरीके से ये डायग्राम बनेगा उसको देखते हैं। ये लीजिए इस तरीके से ये डायग्राम होता है, इस तरीके से। अब बताइए ये एनर्जी किसकी है बेटा, जैसा हमने पहले आपको बताया ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या फिर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कम। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, तो प्रोडक्ट बनते समय एनर्जी रिलीज हो गई होगी ना, ठीक है कि नहीं। और एनर्जी कितनी रिलीज हुई है तो उसके लिए हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिएगा इसके पास एनर्जी कितनी थी, कुछ इतनी एनर्जी थी, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। और ये डेल्टा H इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच पी माइनस एच आर। और हम समझ पा रहे हैं कि ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एच पी जो है कम है और एच आर क्या है, ज्यादा है। मेरी बात समझ में आई, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर यहां पर हम कंक्लूजन फॉर्म में पहुंचे तो क्या बातें होंगी, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट। क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट। बात समझे। नंबर 2, अगर हम एनर्जी की बात करें मेरे दोस्त, अगर हम एनर्जी की बात करें तो बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा है, बोलो मेरे दोस्त। एनर्जी यहां पर किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। तो यहां पर लिख देता हूं एनर्जी जो है रिएक्टेंट की क्या है, ज्यादा है। किससे बेटा, प्रोडक्ट से। किससे, प्रोडक्ट से। बात समझ में आई। और नंबर 3 हम बोल सकते हैं, अभी मैंने बताया अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो देखिएगा यहां पर मैं लिख देता हूं स्टेबिलिटी। क्या लिख दूंगा, स्टेबिलिटी। तो बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा। किससे, रिएक्टेंट से। किससे बेटा, रिएक्टेंट से। कोई समस्या, इतनी आसान बातें हैं, केवल थोड़ा सा इंसान होने के नाते अपने दिमाग का जो ईश्वर ने बाकी लोगों से ज्यादा आपको दिया है, जानवर तो हो नहीं, इंसान हो, विवेक है, विवेक का इस्तेमाल करो और चीजें बड़ी आसान कर लो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। आइए, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे आपके, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे किसके लिए बेटा, एक्सोथर्मिक के लिए। आइए, नंबर 1, ऑल कंबशन रिएक्शन। कौन सी बेटा, कंबशन रिएक्शन, ऑल कंबशन रिएक्शंस। सारी कंबशन रिएक्शन इस दुनिया की क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक। नंबर 2 मेरे दोस्त, नंबर 2, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझते हो, कंबशन का मतलब समझते हो ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देना किसी को। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझते हो, एसिड और बेस की रिएक्शन। चलिए नंबर 3, कौन सी रिएक्शन पता है क्या, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, रेस्पिरेशन रिएक्शंस आर आल्सो एक्सोथर्मिक। क्लियर है। इसके अलावा नंबर 4, इसके अलावा नंबर 4, फॉर्मेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन।
फॉर्मेशन रिएक्शन मतलब क्या, किसी भी सब्सटेंस का बनना। सब्सटेंस तभी बनेगा ना जब स्टेबल है, और स्टेबल है मतलब वो उसने हीट कहीं ना कहीं रिलीज की है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, लेकिन फॉर्मेशन रिएक्शन सारी नहीं, सुनिएगा, एक्सेप्ट, ये फॉर्मेशन रिएक्शन सारी नहीं, ये रिएक्शन देखिएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, कौन सी एक्सेप्ट, देखो देखो ध्यान से, कौन सी, नंबर 1, कार्बन सॉलिड प्लस सल्फर ट्वाइस, क्या बन जाएगा, CS2, क्या बनेगा बेटा, CS2, क्या बन गया, CS2। ये रिएक्शन CS2 का फॉर्मेशन है, लेकिन ये CS2 का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है। इसी तरीके से नंबर 2, नाइट्रोजन N2 1/2 गैस, ठीक है ना, प्लस क्या लिख दें, 3/2 Cl2 गैस, क्या बनेगा, NCl3, क्या बनेगा मेरे दोस्त, NCl3 बनेगा कि नहीं, ये भी एक्सोथर्मिक नहीं है। तीसरी एग्जांपल लिख देता हूं, नंबर 3, ध्यान से देखिएगा, नंबर 3, अगर नाइट्रोजन की रिएक्शन हम करवा दें किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे बेटा। कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, देखिएगा, NO बना दीजिए, N2O बना दीजिए, NO2 बना दीजिए, और N2O4 बना दीजिए। ये फॉर्मेशन, इन ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक नहीं है। एक और लास्ट एग्जांपल नंबर 4, देखिएगा ध्यान से, कौन हो गया, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाइए, और यहां पर देखिएगा फ्लोराइड, कौन, OF2 या O2F2, दीज ऑल आर फॉर्मेशन रिएक्शन। अगर इनकी बात करोगे तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन है, ये रिएक्शन फॉर्मेशन है, ये रिएक्शन फॉर्मेशन है, ये रिएक्शन फॉर्मेशन है, लेकिन फॉर्मेशन रिएक्शन कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक, लेकिन ये क्या है, एंडोथर्मिक। समझे क्या, तो इनको छोड़ दें अगर हम, तो इस दुनिया की सारी फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक, किसी का भी बनना एक्सोथर्मिक है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको चीजें समझाई, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, और नहीं तो नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं, चलें बेटा, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, किसकी बात करेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। आइए देखिएगा ध्यान से, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। क्या है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए। एंथैल्पी कुछ भी नहीं है, हीट ही है, लेकिन हीट को कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर पर बोलना होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हीट इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर नोन एज एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, नोन एज एंथैल्पी। बात समझ गए क्या, क्या हम बोलेंगे इसको, नोन एज एंथैल्पी। कोई समस्या है क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई समस्या है, पक्का, तो लिख देता हूं यहां पर, क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, हीट, हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज in any chemical reaction, in any chemical reaction, any chemical reaction, any chemical reaction at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure, called enthalpy, called enthalpy of reaction, enthalpy of reaction। समझ गए, enthalpy of reaction, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा एच, ठीक, डेल्टा एच, यही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। और आपको मैंने पहले भी बताया है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही क्या होती है, एंथैल्पी, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू, या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब इंटरनल एनर्जी। ये बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, चलें आगे। तो ये बात हो गई, लेकिन कुछ और बातें समझ लेते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। देखिएगा, अगर हम एंथैल्पी की बात करें बेटा, तो एंथैल्पी क्या होता है, E प्लस पीवी होता है। क्या होता है, E प्लस पीवी। इसको जब हमने सॉल्व किया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी। क्या होता है बेटा, पी डेल वी, या फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी। ये तीनों इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए ऐसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, ये एंथैल्पी के बारे में ये बेसिक बात आपको पता होनी
चाहिए। मेरी बात समझे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी। कोई यहाँ पर तकलीफ? ये थर्मोकेमिस्ट्री में मैंने विथ डेरिवेशन आपको सॉल्व करके दिया है बेटा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अब आप आगे बात करें, इधर देखना ध्यान से। अगर हम यहीं पर आगे कुछ बातें करें तो क्या बात करेंगे? अगर आपको कंडीशन गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हमेशा आपको क्या मानना है? स्टैंडर्ड कंडीशन। देखिएगा, इफ इफ टेम्परेचर pressure, if temperature pressure condition given, if temperature pressure condition, temperature pressure condition given, then okay, then okay. If not given, if not given, if not given, always assume, always assume standard condition, always assume standard condition, always assume standard condition। समझ गए? और स्टैंडर्ड कंडीशन में एंथैल्पी को भी हम क्या बोलेंगे? एंड एंथैल्पी नोन एज, एंड एंथैल्पी नोन एज, एंथैल्पी नोन एज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। बरोबर है कि नहीं? और स्टैंडर्ड एंथैल्पी को कैसा लिख देते हैं? डेल्टा एच नॉट। समझे क्या? अगर कोई तकलीफ है तो यहां पर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन आपको लिख कर देता हूं। देखिएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है पता है क्या? यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। बरोबर है? और यहाँ पर जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटीएम। बात समझे क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता दो टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम प्रेशर। बोलो भाई, समझ में आई क्या बात? क्लियर है? अब एक बात और समझिए आप, जो एंथैल्पी है ना, वो रिएक्शन लिखने के टाइप पर भी डिपेंड करती है। रिएक्शन लिखने के टाइप पर भी डिपेंड करती है। कैसे? एग्जांपल बताता हूं। देखो, मान लीजिए H2 को ही बना रहे हैं, तो H2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस, O2 गैस, इससे क्या बन जाएगा बेटा? H2O लिक्विड। मान लेते हैं यहां पर डेल्टा एच इक्वल टू कितना है पता है क्या? -286 किलो जूल पर मोल। मान लो क्या ही जाएगा। और अब अगर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ट्वाइस H2 गैस प्लस O2 गैस, और यहां पर क्या बना दिया जाए? यहां पर बना दिया जाए ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड बना दिया जाए, तो नाउ एंथैल्पी इज -286 इंटू 2 किलो जूल पर मोल। समझ ला का? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आपने रिएक्शन को 1 मोल प्रोडक्ट बनाया है तब तो एंथैल्पी जो है वो है, लेकिन अब यहां पर देखो, ये तो पर मोल मतलब 1 मोल बनने के लिए थी, लेकिन 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 ये 1 मोल बनने की थी, लेकिन यहां पर देखना, यहां पर कितना बना? 2 मोल। तो हम क्या बोल देंगे? पर मोल नहीं बोलेंगे मेरे दोस्त, हम बोलेंगे पर 2 मोल। बोलेंगे ना? यहां पर बोल देंगे पर 2 मोल, या फिर किलो जूल ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से एक बात और समझ सकते हैं, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, कहने का मतलब H2O लिक्विड, अब इसको क्या बना दिया जाए? H2 गैस बना दिया जाए, और क्या बना दिया जाए? 1/2 O2 गैस बना दिया जाए। तो यहां पर देखो एंथैल्पी क्या है? माइनस, मतलब हीट क्या हो रही होगी? रिलीज। अरे एंथैल्पी नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक ना। अगर यहां पर हीट रिलीज हो रही है तो इस रिएक्शन को अगर रिवर्स आप कर दोगे तो हीट क्या होने लगेगी? एब्जॉर्ब होने लगेगी मेरे दोस्त। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +286 किलो जूल पर मोल। मेरी बात समझ में आई क्या? अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दो, एंथैल्पी वही रहेगी, साइन बदल जाएगी। रिएक्शन की स्टैइकोमेट्री को चेंज कर दोगे तो जितने फैक्टर से रिएक्शन की स्टैइकोमेट्री को बदला है उसी फैक्टर से आपकी एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी। बोलो समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। तो आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ
थर्मोकेमिस्ट्री सीखा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक सीखा, और एंथैल्पी क्या है इसकी बेसिक बातें समझ ली। अब हमें इन चीजों को आगे लेकर चलना है, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी यहां पर सीखना है, ठीक है ना। तो वो बात हम सीखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कोई दिक्कत बेटा, कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलिए बाय।